जेई एडवांस का 2019 का क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास का होमवर्क था, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन और इजी इजी छोटे छोटे से हैं, उनको डिस्कस करके फिर आज हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार वो क्वेश्चन मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ exactly 5 element and y be the set of exactly 7 element if alpha is the number of one function from x to y and beta is the number of onto function from y to x, then the value of beta minus alpha divided by 5 factorial, इसकी वैल्यू हमको बतानी थी। और ये जो है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन सा क्वेश्चन है? इंटीजर टाइप, लेकिन ये 2 डिजिट या 3 डिजिट में पूछा गया है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और बहुत इजी है। अगर हमने सारा 1 1 ऑन 2 का नंबर निकालना सीखा है तो फिर इसमें इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हमारे पास x में जो है वो कितने एलिमेंट है, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। x में हमारे पास है 5 एलिमेंट, हमने कंसीडर कर लिए ABCDE है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने एक बार देखने के लिए कर लिया कि हाँ ये ABCDE है। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब होता है। इसमें जो है वो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। और इसमें जो है वो कितने हैं? 7 एलिमेंट है। ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब नंबर ऑफ वन फंक्शन हमको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन के लिए कोई फार्मूला भी नहीं, हमें डायरेक्ट समझना पड़ेगा इस तरीके से। हमें x टू y में नंबर ऑफ वन फंक्शन चाहिए, f सच दैट x टेंडिंग टू y में। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस a के पास कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज a के पास कितने हैं। a जो है वो अपनी इमेज किसके किसके साथ बना सकता है? 1 के साथ बना सकता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। किसी के साथ भी ये a जो है बना सकता है। 1 1 चाहिए तो एक ही इमेज बना सकता है। तो यानी a के पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? a के पास जो है वो चॉइसेस हैं हमारे पास 7। फिर ए ने मान लीजिए किसी एक से बना लिया, मान लीजिए आप ए ने 7 से बना लिया, तो अब बी के पास 6 ही चॉइस बची। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कितने एलिमेंट? 5 है, तो 7 6 5 4 और ये 3। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो है ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बीटा बाई 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फ़ा बाई, पहले आप डिवाइड कर दें फिर माइनस करें, या पहले माइनस कर दें बाद में डिवाइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या किया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो था ही, अल्फ़ा बाई 5 फैक्टोरियल कर दिया। तो यहीं पे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 और 3 का तो काम तमाम हो गया। 7 6 जा 42 बाई 2 तो 21 आ गया। अल्फ़ा बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 21 आ गई। अब जरा बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। लेकिन ऑन टू में उसने क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो हमको बताने हैं वो बताने हैं y टू x बताने हैं, y टू x बताने हैं। मतलब क्योंकि x टू y अगर हमसे कहता नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताओ, तो हम सीधे क्या आंसर दे देते? अगर हमसे x टू y बोलता तो हम सीधे बोल देते कि इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अब उसने इसीलिए क्वेश्चन को चेंज किया। तो y टू x पूछा गया हमसे, तो y में जो है वो
कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, और यहाँ पर ABCDE हमने ऐसे ही लेट कर लिया नाम से उनको। तो अब y2x हमको बताना है फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये m, इसको m मानते थे हम, तो m की वैल्यू है 7, इसको n मानते थे तो n की वैल्यू है 5। और फार्मूला नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का जो होता था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, पहले हम फार्मूले से करते हैं, फिर दूसरे मेथड से भी हमने बात की हुई है तो उससे भी करेंगे। तो ये हो गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to the power n-r NCR और इंटू r to the power n। अब जरा वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, n की वैल्यू कितनी है 5, यानी 1 से लेके 5 तक जाना है। 5 माइनस r 5 CR और r to the power m, और m की वैल्यू है 7। अब इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर, पहले 1 रखोगे तो पहले प्लस आ गया, और r की जगह 1 तो 5C1 1 की पावर 7। इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहले को बस देख लो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो इसकी वैल्यू प्लस आ रही तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस ही आएगा, तो माइनस लिखा, 5C1 की जगह 5C2 और 1 की जगह पे 2 की पावर 7, फिर 5C3 और प्लस के साथ हो गया 3 की पावर 7, माइनस 5C4 4 to the power 7, माइनस के बाद प्लस हो गया 5C5 और 5 to the power 7। अब 5C6 के पास तो कोई जाएगा नहीं जिसके पास कॉमन सेंस है, जरा सा भी NCR के बारे में आइडिया है, तो हमको ये पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है। तो 5C6 थोड़ा ना कोई निकालेगा, 5C5 तक की बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहले माइनस आया, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर यहाँ पर माइनस आएगा। ये ध्यान रखना, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। पहले वाले -1 की पावर 4 क्या आया, अच्छा पहले वाले में क्या आया है, प्लस आया है, पहले वाले में प्लस आया है, दूसरे में क्या आएगा, ये माइनस साइन का डिफरेंस बहुत ध्यान रखना है। पहले वाले में -1 की पावर 4 आई तो प्लस आया, फिर दूसरे में -1 की पावर 3 आएगी तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये फिर प्लस। कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, देखो जरा। 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। ओके, अब इनकी वैल्यूज निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें, अब चूंकि एडवांस का है तो थोड़ा बड़ा तो कैलकुलेशन होना ही है। तो ये 5C1 की वैल्यू तो 5 होती है, सबको पता है, फिर माइनस 5C2 की वैल्यू क्या होती है, तो 5 इंटू 4 20, 20/2 तो 10 हो गई, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 होता है। फिर 5C3 दोनों सेम होते हैं, 3 की पावर 7, तो 3 का पावर 7, 3 3 ज़ा 9 27 81 243 729 इंटू 3, तो 729, जरा मल्टीप्लाई करते जाना इनका। 5C4 की वैल्यू 5 हो गई, 4 की पावर 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 16, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, जरा निकालो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। और 5C5 की वैल्यू 1 हो गई, 5 की पावर 7 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, करो कैलकुलेशन। 1280 हो गया ये कितना हो गया, 729 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 9 जा 27, 7 3 2 जा 6 6 7 8 और 7 3 जा 21, 21870 माइनस 5 इंटू ये कितना आ रहा है, इसकी पूरी वैल्यू का 5 से मल्टीप्लाई।
16384, ठीक है, ये बन रहा है। हाँ, और इंटू 4 और कर देंगे, 4 भी तो बचा अभी। और 5 की पावर 7, 78125। तो बस इसी को सॉल्व करना है तुमको। तो अब इसमें 5 और 21875 इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 21875, 2187, और ये 5 और 78120, 2187, और इन दोनों को ऐड किया तो 5, और प्लस 78125, और माइनस 1280, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और 2 42, 5 फिर ये 9 आ गया, फिर 8 1, 16 5 जा 80, और 180। तो ये हो गया 550, 7 और 2 90, 8 और 1 90, 0, और ये 10। ये बन गया यहाँ पर। और ये कितना बन जाएगा, 83200, और इसकी वैल्यू आ गई 16800। ठीक है, ये बन गया कैलकुलेशन। अब हमें बीटा नहीं निकालना था, हमें बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल चाहिए था। तो बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल का मतलब 16800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे डिवाइड कर देना है, यानी 120 से सीधे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 भी तो बचेगा ना, 120 में एक जीरो तो गया, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 4 हो गया, 12 4 जा 48, और 0 140 आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर था वो था, क्या था, रिक्वायर्ड आंसर जो था हमारा वो क्या था, बीटा माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 140 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 21, तो ये बन गया 119। ये आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो इसी का जो ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू का जो सेकेंड मेथड है उसकी बात भी कर लेते हैं। वन वन का तो एक ही मेथड है, ऑन टू का जो सेकेंड मेथड है वो थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन उसमें पीएनसी का यूज़ होता है भयंकर। वो बस अगर हमें पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं, ये टोटल 7 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको कितने बॉक्सेस में हमको फिलअप करना है, 5 बॉक्सेस में, 1 2 3 4 और 5। और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो सबसे पहले हर एक बॉक्स में हमने एक एक बॉल डाल दिया। अब हमारे हाथ में अब कितनी बची, 5 तो चली गई, तो 3 बॉल्स हैं हमारे पास। 3 बॉल्स एक्स्ट्रा हुई कि नहीं हुई इनको डालने के बाद। अब ये 3 को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं 2 ही बॉल बची, 3 कैसे बची, 5 तो हमारे पास थी, 5 तो हमने डाल दी, तो अब हमारे पास टोटल तो 7 ही है ना बेटा। तो फिर हमारे पास कितनी बचेंगी, अब 2 बचेंगी केवल, क्योंकि 7 बॉल्स थी, उनमें से 5 तो ये दिख रही है हमको, 1 2 3 4 5, तो 2 बॉल एक्स्ट्रा बची। अब 2 बॉल एक्स्ट्रा बची है, तो हो सकता है उसका केस मैं ऐसे कर दूं कि मैं एक बॉल यहाँ पर डाल दूं और एक यहाँ डाल दूं, एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ, ऐसा हो सकता है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसी वाले में ही उन दोनों को डाल दूँ, तीनों एक साथ डाल दूँ, और बाकी सब में एक एक रहने दूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या, मेरे पास 2 हाथ में बॉल एक्स्ट्रा है, मैं या तो कर सकता हूँ कि किसी एक एक में अलग अलग डाल दूँ, या तो एक ही में दोनों को डाल दूँ। इसके अलावा आप कोई कह दे कि आपने इस पहले वाले में क्यों डाला है, दूसरे में क्यों नहीं डाला है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो सेम सेम ही ग्रुप बनेगा कि भाई इसका इसका मतलब क्या हुआ। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने 7 को ब्रेक किया है, इसका मतलब पहले में 2, दूसरे बॉक्स में 2, फिर 1 1 1, तो यही तो हुआ ना, पहले में 2 दूसरे में 2 और बाकी में 1 1 1 होगी। अब कोई कहते पहले में 1 रखो दूसरे में 1 रखो बाकी में 2 2 करके, फिर एक तो बात वही है। तो उनको तो हम एक साथ कर लेंगे सबको, ठीक है ना।
और यहाँ पर क्या बनेगा, एक और बनेगा कि 3, पहले को 3 दे दिया, फिर 1, फिर 1 और ये 1, तो इसका भी सम जो है वो 7 आएगा। आएगा कि नहीं सम 7? और इसका भी देखोगे तो इसका भी सम 7 आएगा। बाकी कोई केस बनने वाला है ही नहीं। इसका मतलब हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अब कैसे डिवाइड करेंगे वो सोचना है हमको। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, वो हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 बॉल थे, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन पी क्यू आर, और जो रिपीट हो गए उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, एक ये 2 है और एक ये 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखने से अच्छा है मैं इसको 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। और ये 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और जितने के फैक्टोरियल से, यानी 1 फैक्टोरियल की पावर 3 हो गई ना, तो क्यों हम इसको बार बार लिखे, हम यहाँ पर जो भी है उसको एक साथ कर देते हैं। 2 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ हो गया 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब। और जितने भी फैक्टोरियल पावर में आ रहे हैं, फैक्टोरियल की पावर में आ रहे हैं, उनके फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना होता है। ये हमने रूल पढ़ा था वहाँ पर पीएमसी में। तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरे केसेस बन गए हमारे। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गए, लेकिन ये जो है वो एक केस हुआ ना। हो सकता है कि ये वाला कोई कह दे कि भाई दूसरे वाले में जैसे हमने 2 1 1 2 2 1 1 1 है, तो हो सकता है फिर ये वाला ना डिस्ट्रीब्यूशन लेके कोई दूसरा ले ले, 2 1 2 2 1 कर ले, ऐसे कर ले, 2 1 2 1 1, मतलब इस तरीके के 5 केसेस बन सकते हैं ना ये। क्योंकि हमें इन बॉल्स को, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो y2x है, तो हमें इनको जो है वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था बॉल्स को। ये 7 थी और ये 5 थी, तो ये पहला केस बना कि हो सकता है इस वाले के पास हो। तो इस तरह के 5 केसेस हो सकते हैं ना, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले केस में। दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, देखो दूसरे में फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल तो एक बार आया है तो वो एक ही बार लेगा। 1 फैक्टोरियल कितनी बार आया है, 4 बार, तो वह इसकी पावर 4 हो गई। तो इसी को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया गया। और अब इसमें मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 5 लोगों में डिवाइड करना है ना, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई है ये बीटा की वैल्यू आई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे बीटा नहीं, मुझे बीटा बाई 5 फैक्टोरियल चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल इसीलिए उन्होंने बाहर दिया हुआ भी है, देखो ये 5 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल है, तो मैंने इसी को अपॉन में भेज दिया और बस इसी को सॉल्व कर लिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 7 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 2 लिख दिया, 1 तो 1 ही होता है, 2 की वैल्यू 2, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो गया। फिर यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2, और 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 इंटू 2 से 3 2 चला गया, 2 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 3 जा 6 हो गया, 7 5 जा 35, 3 जा 105 आ गया ये। और प्लस यहाँ पर भी जरा कट कर लेते हैं, 4 3 2 4 3 2, और 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, तो ये देखो 140 डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हमको, अगर हमें फंक्शन बनाना है अपने, तो बना लेते हैं यहाँ पर। मतलब जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड, हमारा सोल्यूशन क्या था, रिक्वायर्ड आंसर क्या था, ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो हमने बीटा बाई 5 फैक्टोरियल कर लिया था और अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल ऊपर कर लिया था। तो 140 में 21 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 119। तो ये कभी जो है पहले एडवांस में पूछा गया है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी आ रही है बताओ, दोनों मेथड से कर लिया है। अगर आपको इस मेथड से प्रॉब्लम होती है, आप जो है वो फॉर्मूले वाला लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हो जाएंगे, अब कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपको खास ध्यान रखना है। और भी चलो, अब ये स्टार्ट किया तो एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे देख लेते हैं। बड़े बड़े तो हमने देख ही लिए थे, एक बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे कह दिया जाए, फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम 1 to 3, ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 टू पी क्यू,
बताओ इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट देख के बता दो सीधे सीधे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या होंगे इसमें? वन वन फंक्शन को करने का तरीका होता है पर्सन और चेयर के साथ, कि पर्सन इधर पर्सन है और इधर चेयर में उनको बैठाना है। और जो ऑन टू होता है उसको हम बॉल और बॉक्स से कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर जीरो हो जाएगा। भाई तीन लोग हैं यहाँ पे, वन टू थ्री, और उनको जो है वो दो ही चेयर है पी और क्यू, कैसे बैठा पाओगे वन वन? मान लो इसने इसके साथ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो ये खाली नहीं रह गया। तो फिर वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा? सीधे सीधे वन वन फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये सब लिखवाया जा चुका है आपको कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो इसका मतलब है वन वन फंक्शन जीरो हो जाए। अगर इसी का उल्टा हो जाता क्वेश्चन, अगर इसी का उल्टा हो जाता, फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम पी क्यू टू वन टू थ्री, तो क्या हो जाता? अब दो हैं लोग, उनको तीन चेयर्स में बैठाना है, वन टू थ्री वाली चेयर्स में। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? हाँ, पहले वाले के पास थ्री ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास टू ऑप्शन है, तो थ्री टू जा सिक्स, आंसर हो गया, बात खत्म। तो ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में इस टाइप के छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इनका। ठीक है। अब जैसे मान लो वन वन नहीं पूछा, ऑन टू पूछ लिया, कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बता दो इसी में। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, और वो भी किसके लिए? यहाँ पर वन टू थ्री है, और नंबर ऑन टू टू, वन टू थ्री टू कहाँ पर बताना है? पी क्यू, वही सेम क्वेश्चन ले लिया। चलो बताओ इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। दो मेथड है आपके पास, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास तीन बॉल हैं, ये तीन बॉल हैं आपके पास, बॉल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं, इनको जो है वो दो बॉक्स में फिलअप करना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूला ही मेथड वाला लगाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कम से कम एक जो है वो, कोई भी मतलब कोई भी बॉक्स जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, तो हमने दो तो डाल दिया। ये बात क्लियर हो रही है? दो तो हमने डाल दी। अब हमारे पास एक बॉल जो है वो एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा बॉल को मैं किस में डाल सकता हूँ? या तो मैं इसमें डाल दूंगा, तो बनेगा, ये केस बन जाएगा, यहाँ पर टू और वन में बढ़ जाएगा, या तो वन और टू में बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई बने क्या? बोलो। तो थ्री फैक्टोरियल अपॉन क्या बन जाएगा? टू फैक्टोरियल और इंटू वन फैक्टोरियल। और दो में बात हो रही है तो टू फैक्टोर, दो में डिवाइड हो रहा है तो टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई। टू से टू कट हो गया, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, आंसर आ गया। और वो भी, उसमें भी इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन माइनस वन टू द पावर एन माइनस आर, एन सी आर, और आर टू द पावर एम। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू है थ्री, और एन की वैल्यू कितनी है? टू। तो ये ऑन टू फंक्शन का ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, एन की वैल्यू है टू, माइनस वन की पावर टू माइनस आर, टू सी आर, और आर टू द पावर एम, और एम की वैल्यू है थ्री। रख दो वैल्यू, जरा वन रखो। वन रखोगे तो टू माइनस वन, तो पहला माइनस के साथ आ जाएगा, टू सी वन, और आर की वैल्यू है वन, वन की पावर थ्री, और दूसरा प्लस के साथ आ जाएगा, टू सी टू, और टू की पावर थ्री। तो ये टू सी वन तो टू होता है, तो माइनस का टू, और ये टू सी टू वन होता है वन, और टू की पावर थ्री एट होता है, एट माइनस टू, सिक्स, आंसर आ गया। देखो इससे भी आ गया जल्दी। कोई प्रॉब्लम? तो आप दोनों में से कोई, दोनों को ही तैयार रखें। दूसरे वाले में भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। अगर मान लो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई जो
दूसरा है वो टफ है या पहला टफ है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक से कर लो, किसी एक से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिससे भी करो फिर वो उससे बिल्कुल एकदम तैयार होना चाहिए कि हाँ आंसर आएगा मतलब आएगा, फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, और ये है 1 2 3 4, और ये है PQR, मतलब 4 बॉल को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी। क्या होगा, क्या करेंगे, 4 बॉल्स हैं हमारे पास, इनको 3 बॉक्सेस में हमको फिलअप करना है। एक एक बॉल तो पहले डाल ही दिया हमने, एक बॉल हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई। इस एक्स्ट्रा बॉल को मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी और इसमें, तो यानी कि 2 1 1, यही तो पेयर बनेगा, और कुछ बनेगा क्या? 1 2 2 2 1 2, ऐसे ही तो बनने वाला है। तो बाद में हम 4 बॉल को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो 4 ही है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 फैक्टोरियल, अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का चलो स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद इसके अगर स्क्वायर किया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, और इनटू में क्या कर दें, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इनटू में क्योंकि हमें 3 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पर क्योंकि 3 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अरे 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा, और 6 6 जा 36, आंसर आ गया। इसी का अगर उल्टा कर देते हैं हम क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर हमें चाहिए होते नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, और ये होते PQR, और इसको हमें 1 2 3 4 में करना होता है, तो क्या आंसर हो जाता है? तो आंसर सीधे 0। 3 बॉल को 4 लोगों में कैसे बांटेंगे हम कि कम से कम एक एक बॉल सबको मिल जाए, मिनिमम एक तो मिलनी ही चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो गलत है, फिर तो मामला गड़बड़ है। अच्छा, एक बाइजेक्टिव का भी कर लेते हैं, हमने बाइजेक्टिव का भी किया था। नंबर ऑफ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे सरजेक्टिव है सरजेक्शन भी बोलते हैं, और इंजेक्टिव को इंजेक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इंजेक्शन, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन ही वो कह रहा है। द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम 1 2 3 टू PQ, बताओ क्या होगा नंबर ऑफ बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है ये। इतना सोचना पड़ेगा, लिखा नहीं है तुम्हारे पास कि बाइजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? बाइजेक्शन में कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होगा तभी बाइजेक्शन लगता है, तो हमने बाइजेक्शन में लिखा था कि चाहे बाइजेक्शन होता है तो फिर सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जो भी है उसका फैक्टोरियल कर दो, लेकिन कंडीशन ये है कि m और n सेम होने चाहिए। अगर m और n m n से कम है या m n से ज़्यादा है तो आंसर क्या हो जाता है, तो फिर आंसर 0 हो जाता है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें इसमें हमको ऑन टू फंक्शन जीरो मिलेगा ना। अगर सोचे हम कि जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन जीरो मिलने वाला है, क्योंकि तीन लोगों को दो चेयर में कैसे बैठा लोगे, तो जीरो मिलेगा। ऑन टू तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वन वन मिल रहा है, वन वन नहीं मिल रहा है। तो वन वन नहीं है, ऑन टू है, तो फिर बाइजेक्शन कहाँ से रहा? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर सेम दोनों में होते हैं तो सेम वालों के लिए तो बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट ही, चाहे वो वन वन का हो या ऑन टू का हो। मैंने बोला था डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा दो, काम खत्म। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसमें कुछ सोचना ही नहीं, सीधे जो भी दिया है उनका फैक्टोरियल लगा दो, तो 3 फैक्टोरियल 6 आंसर हो गया, बात खत्म। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह का? मेरे ख्याल से अब तो नहीं आनी चाहिए भाई। इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन और भी कर लिए, बड़े बड़े भी कर लिए, छोटे भी कर लिए। तो वन वन और ऑन टू पहचानने में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और दूसरा इनके जो है क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार ज़रूर इसको फिर से आप ज़रूर देख लें और फार्मूला ज़रूर याद कर लें। ये ना हो कि हम पेपर में जा रहे हैं तो फार्मूला ही हमें नहीं पता, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ और आगे की। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन की। तो राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ये हमने पहले भी 11th क्लास में सीखा हुआ है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताओ क्या होते हैं कंपोजिट फंक्शन? कुछ सुना है किसी ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में? कंपोजिट फंक्शन वही फंक्शन होते थे जिसमें एफ ऑफ जी, फॉग फंक्शन या गॉफ फंक्शन करके निकालते थे, एफ ऑफ जी की वैल्यू या जी ऑफ एफ की वैल्यू। तो वही है हमारे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। वैसे हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है 11th में। फिर से मैं पूरा शुरू से ही देख रहे हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले हम लिख लेते हैं कि कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन होता क्या है फंक्शन का। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो लिख लेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे हम एडिशन करते हैं ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से है। लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। क्या होता है जब दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है। तो हम जनरेट करते हैं ना कुछ एक नया फंक्शन, दो फंक्शन एफ और जी को मिला के प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो कुछ इसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी है। तो लिख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय विच वी कंबाइन टू फंक्शन टू जनरेट अ न्यू फंक्शन। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। वैसे हम बात करें तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स ये होते क्या है, किस तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पहचानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है, ये इस टाइप से, जैसे मिक्सचर होता है ना, कि उसमें मिक्सचर में क्या होता है कि हम कोई भी हमने इनपुट डाला और फिर उसको मिक्सी में जो है पीस डाला, और उसके बाद कुछ नई चीज़ें हमको मिल गई ना, तो नया फंक्शन हमको मिल गया।
उसी तरीके से कुछ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ये है, इस टाइप से कोई एक मशीन है, ये मशीन हमारी हो गई, और हमने इस मशीन में जो है एक फंक्शन, कोई इनपुट x डाल दिया, इस x का नाम है इनपुट, ये x हमने इनपुट यहाँ पर डाला, और ये जो फंक्शन था, ये जो मशीन थी, इसका नाम है f। तो इसके बाद जो हमको बाहर मिलेगा, जो हमको यहाँ से बाहर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा f ऑफ x। उसका नाम हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x, यही तो मिलेगा ना, कि नहीं। तो ये हो गया, एक मशीन थी, उसमें हमने इनपुट x डाला, तो हमको जो है फंक्शन क्या मिल गया, f ऑफ x। तो f ऑफ x जो है वो क्या बन गया, पहले तो x इनपुट था तो बाहर आया, तो ये बन गया आउटपुट। तो ये f ऑफ x जो है वो आउटपुट हमको मिल गया, तो इसका नाम हो गया f ऑफ x। अब इसी जो f ऑफ x ये आया है, इसको फिर किसी हम दूसरे इनपुट में डालने को, दूसरे मशीन में डालेंगे, और ये हमने कुछ इस तरीके से इसको डाला यहाँ पर, और ये एक नई मशीन थी जिसका नाम था हमारे पास g। तो इस मशीन में जब ये f ऑफ x आया यहाँ पर, और जब इससे बाहर निकला, तो अब जो है एफ एक्स जो है वो इनपुट का काम कर रहा है, और इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, इसको जी ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, या जी ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं, गॉफ फंक्शन। हो सकता है इस जी ऑफ एफ को फिर एक कोई नई मशीन हो एच वाली, उस एच में डालोगे तो उसके बाद एक और बन जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है भाई इसके बाद क्या नहीं बनता क्या, तो बिल्कुल बनेगा। इसके बाद हमने एक और मशीन ले लिया, वहां पर इसको डाला, और उसका नाम था हमारे पास क्या, एच। तो उससे जो हमको मिला अब यहाँ पर, ये हमारे एक नई मशीन हो गई हमारे पास, उसमें हमने डाला, और इसका नाम था एच। तो अब जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलेंगे h, फिर ब्रैकेट में g, फिर ब्रैकेट में f ऑफ x। क्लियर हो रही बात ये, कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो f ऑफ g होगा या g ऑफ f होगा, दो तरीके के मिलेंगे। कई बार f ऑफ f भी होता है, कि जो f है उसी के अंदर फिर हमें x को फिर डालना है f ऑफ x बना के, तो उसका नाम हो जाएगा f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, या g ऑफ x। तो फॉग या गॉफ करके इस तरीके से हमको मिलेंगे। बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में अभी कि ये कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये एक मशीन की तरीके ट्रीट करेगा, और आउटपुट निकलता जाएगा, इनपुट आप डालते जाओगे, आउटपुट आपको मिलता जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक। अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, जैसे मान लिया ए बी सी के टर्म में हम लेट कर लेते हैं, कि हमने लेट कर लिया कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, और एक दूसरा फंक्शन है जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी। इस तरीके के दो फंक्शन हमने ले लिए, और इनका कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा वो किस तरीके से वर्क करता है, वो अब हम यहाँ पर समझते हैं। ये तो एक बेसिक आइडिया ले लिया मशीन की तरीके से। अब हमें जो एक्चुअली में जो फंक्शन हमें बनाना है वो किस तरीके से हमको ध्यान रखना है, तो हमने लेट कर लिया कि इफ एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, एक फंक्शन ये है, और दूसरा है जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, कि हमने जो जी लिया है वो ए और बी तो था ही हमारे पास, हमने ए और बी लिया है, यानी पहले का डोमेन जो है वो ए लिया है और को डोमेन बी लिया है। दूसरे में हमने सी डी नहीं लिया है, क्योंकि फिर हमें एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ में प्रॉब्लम होगी निकालने में। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मैंने यहाँ पर बी लिया है, तो फिर दूसरे फंक्शन में जो इसका को डोमेन था वही इसका हमने डोमेन कंसीडर किया। जी सच दैट बी टेंडिंग टू अगर सी है, बी एनी टू फंक्शन, ये हमने दो फंक्शन एज्यूम कर लिया है, देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, then the composition of function f and g is denoted by
जी ऑफ एफ, ऐसे बोलते हैं इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इस फंक्शन को अगर आप बोलोगे तो इस तरीके से लिखोगे, जी ऑफ एफ सच दैट जी, और जैसे अभी आपने फंक्शन एफ और जी के लिए लिखा था, अब अगर आप जी ऑफ एफ के लिखोगे तो लिखोगे जी ऑफ एफ सच दैट ए टेंडिंग टू सी। मतलब यहाँ पर ए टेंडिंग टू बी था, बी में जी में जो है वो बी टेंडिंग टू सी था, तो अब जो है वो क्या हो गया, जी ऑफ एफ में ए टेंडिंग टू सी हो गया। अब ये सारी चीज़ें हुई कैसे, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर मैं एक ग्राफ इस टाइप से बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ए टेंडिंग टू सी कैसे आ गया। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो, अगर इस टाइप का केस नहीं होगा तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने ये एक फंक्शन लिया था, ये हमने एक सेट ले लिया, ये ए था, इसका नाम हमने रख लिया ए, और ये दूसरा वाला जो था इसका नाम हो गया बी, और एक तीसरा है वो हमारे पास, इसका नाम हो गया है सी। तो हम ए से बी में क्या ले रहे हैं, एफ ले रहे हैं ना, तो एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी ले रहे थे, तो ये हो गया एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी में। तो जब यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एक्स था, तो ये एक्स जब इसके अंदर गया एफ के साथ, तो यहाँ पर जब अंदर आया तो इसका नाम क्या हो गया, ये बन गया एफ ऑफ एक्स। और यही एफ ऑफ एक्स जब जी के साथ जाएगा, क्योंकि अब इसमें दूसरे में बी टेंडिंग टू सी में क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है बी टेंडिंग टू सी में क्या लिखा हुआ है, जी, तो इसका नाम जी हो गया। तो जी जब आया तो यहाँ पर ये आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया इस जगह पर। तो अब जो आएगा वो क्या निकलेगा, अब यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही तो आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन बना है जी ऑफ एक्स, वो किस टाइप से बना है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये बना है, ये जो फंक्शन बना है वही है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में डोमेन क्या है, अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करो तो उसका डोमेन क्या है, तो ये डोमेन है। और उसका को डोमेन क्या है, अगर यहाँ पर को डोमेन की बात करो तो वो क्या है, तो वो ये बना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इसीलिए जी ऑफ एफ में क्या बोला गया है, जी ऑफ एफ सच दैट ए टेंडिंग टू सी बोला गया है। बात क्लियर हो रही है कि जी ऑफ एफ कैसे बना ए टेंडिंग टू सी। तो अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ कि जो कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ है वो कब एग्जिस्ट करेगा, क्या एक फंक्शन एफ एक्स दिया हो और एक फंक्शन जी एक्स दिया हो, तो क्या आप हमेशा एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर होगा नहीं। ये कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ क्या है, यही है ना रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट ऑफ होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। भाई जो डोमेन है ना, यहाँ पर देखो ना कि डोमेन जी का क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जी का डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे बी वाला है जो एफ ऑफ एक्स है। और अगर मैं कहूँ तुमसे कि एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी का जो रेंज है वो कितना है, भाई एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यूज मिली एफ ऑफ एक्स वो क्या है, तो ये बी का जो है वो क्या है, एफ सच दैट जो फंक्शन एफ है उसका जो रेंज है वो बी टेंडिंग टू सी के लिए जो जी ऑफ एफ है उसका क्या बन रहा है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी बन रहा है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। एग्जिस्टेंसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कब जो है वो कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कंडीशन क्या होगी कि कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। ये सिर्फ जी ऑफ एफ के बारे में बात हो रही है, एफ ऑफ जी के बारे में बात नहीं हो रही है। कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ दैट रेंज ऑफ, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो और ये आइडिया हो जाएगा कि कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों ये बोला जा रहा है कि रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। यानी रेंज ऑफ एफ जो है वो
सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी का। तो तभी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जी ऑफ एफ। और वही कहानी एफ ऑफ जी के लिए भी फॉलो करेगी, जो जी ऑफ एफ के लिए फॉलो कर रही है कि एफ जो है वो मस्ट बी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, जी, तब जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ जी के लिए वही उल्टा काम कर देंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई जी ऑफ एफ का जो डोमेन है, जो जी ऑफ एफ का डोमेन है वो किसके डोमेन की इक्वल है? जो जी ऑफ एफ का डोमेन है वो एफ के डोमेन की इक्वल है कि जी के डोमेन की इक्वल है? बताओ, देख के डायग्राम देख के बताओ कि जी ऑफ एफ का जो डोमेन है वो डोमेन ऑफ एफ की इक्वल है कि डोमेन ऑफ जी की इक्वल है? डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब हो गया जो पहला वाला है, और ये दूसरा वाला जो होता है वो को डोमेन होता है। ए और बी के बारे में अगर फंक्शन की बात करूँ तो पहले वाले बॉल बॉक्स को जो है, वो जो सर्कल है उसको हम डोमेन बोलते हैं। और एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिलती है वो रेंज हो जाती है। और या तो उसको बोल सकते हो कि भाई सारा कलेक्शन जो लिया है बी वो को डोमेन है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले अच्छा ये बताओ कि एफ का डोमेन और को डोमेन क्या है? बताओ, एफ का डोमेन ए है और को डोमेन बी है। हाँ, और जी का जो है वो को डोमेन और डोमेन क्या है? तो जी का जो डोमेन है वो बी है और को डोमेन जो है वो सी है। तो जी ऑफ एफ फंक्शन जो है उसका डोमेन और को डोमेन क्या है? तो जी ऑफ एफ का जो है वो डोमेन जो है वो ए है और जो को डोमेन है वो सी है। नहीं, यहाँ पर लिखा तो है, ये देखो हाईलाइट भी किया गया है इस जगह पे, यहाँ पर दिख नहीं रहा ये यहाँ पर, जी ऑफ एफ सच दैट ए टेंडिंग टू सी। तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ये जो है उसका बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा को डोमेन। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि अगर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ जो है वो किसकी इक्वल होगा? क्या डोमेन ऑफ एफ की इक्वल होगा कि डोमेन ऑफ जी की इक्वल होगा? हाँ, तो बस यही बोलना था। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया था। सेकंड पॉइंट है कि अगर हम पूछें भाई कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ तो वो किसकी इक्वल है, तो आंसर आएगा डोमेन ऑफ जी की, डोमेन ऑफ एफ की इक्वल है। और अगर को डोमेन की बात करें, को डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ किसकी इक्वल है? तो वो को डोमेन ऑफ किसकी इक्वल है? को डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ। डायग्राम देख के देखो ना, को डोमेन जी ऑफ एफ का क्या है, सी है। और सी जो है वो किसका को डोमेन है? बी का है कि मतलब एफ का है कि जी का है? अरे जी में पहला वाला जो है जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर भाई। एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है और जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी है। और जी ऑफ एफ जो है वो सच दैट ए टेंडिंग, ये सबके डोमेन और को डोमेन सामने लिख दिए। पहला वाला डोमेन, दूसरा को डोमेन, और वही रेंज बन जाता है जब हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद जो मिलती है वो रेंज हो जाता है। तो अब क्या होगा इसका आंसर, को डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ जी की इक्वल है जी ऑफ एफ का। देखो ना, ये को डोमेन इसका भी सी है और इसका भी सी है, तो दोनों का को डोमेन इक्वल नहीं जी ऑफ एफ का। और अगर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसका ए है, डोमेन इसका ए है। अगर आपको डोमेन की बात करूँ तो डोमेन किसका किसका इक्वल है, इन दोनों का, फंक्शन का, एफ का और जी ऑफ एफ का। यानी कि अगर हमसे कभी जी ऑफ एफ का डोमेन पूछे तो हम डोमेन ऑफ एफ भी निकाल सकते हैं, दोनों के डोमेन लग सेम आने वाले हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। और ये जो पहली लाइन है इसका मतलब भी अभी हम थोड़ी देर में हम समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एग्जिस्ट ही कब करेगा। अगर मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कब नहीं करता, जब ये ए और बी अलग होते और सी और डी अलग होते, तो हमें कंपोजिट फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता, फिर कंपोजिट होता ही नहीं। क्योंकि कंपोजिट की कंडीशन यही है कि जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो। जो रेंज ऑफ एफ है यानी कि जो बी है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। मतलब वो जी का डोमेन होना चाहिए, पहले वाले का रेंज
दूसरे वाले का डोमेन सेम होना चाहिए। वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो ना यहाँ पर ये एफ और जी के लिए जो हमने यहाँ लिखा है, तो ये यही तो लिखा है कि इसका जो है वो बी है और इसका जो है वो सी है। तो ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तो जी ऑफ एफ बनेगा ही नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने वो बातें क्यों की है, क्यों ऐसा होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ओके, ओके। देखो एक क्वेश्चन हमारा है, ये कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बहुत इजी है। स्टार्टिंग पहले इजी से ही करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है लेट एफ सच दैट, और यहाँ पर दिया है 1 2 3, ऐसे करके दिया 1 2 3, टेंडिंग टू यहाँ पर दिया है 5 6 और 4, और जी जो है वो दिया हुआ है जी सच दैट 4 5 और 6 ऐसे दिया है, और इसमें कह रहा है एफ सच दैट जी सच दैट 4 5 6 से 7 8 9 है। अब ये कह रहा है कि बी, ये दो फंक्शन है, फाइंड करना है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों फाइंड आउट करना है। अब देखो जैसे मान लो कि कोई कहते कि भाई हमें वो जो हमने ऊपर लिखा था हमें कुछ आइडिया नहीं हुआ उसके बारे में, तो कोई बात नहीं, हम जैसे यहाँ पर बहुत ईजी वाले क्वेश्चन तो हमें पता ही है कैसे करते हैं। तो देखो ये इनका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली है कि अगर हमसे कहा जाए कि 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है तो हम बोलेंगे 5, 2 पे वैल्यू क्या है तो 6, और 3 पे वैल्यू क्या है तो 4। ऐसे ही मान के चलना है कि 1 पे 5 मिल रहा है, 2 पे 4 6 मिल रहा है, और 3 पे क्या मिल रहा है 4। अगर मैं पूछूँ कि 4 पे क्या मिल रहा है तो 7, 5 पे क्या मिल रहा है तो 8, और 6 पे क्या मिल रहा है तो 9। बात क्लियर हो रही है, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 6, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4, जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 7, जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 8, और जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है 9। तो अब जैसे मान लो मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो मैं करता क्या हूँ इसमें, एफ ऑफ ब्रैकेट में ऐसे जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। अब हमें पहले चाहिए एफ ऑफ जी एक्स में, पहले हमें एक्स की जगह पे 1 रख लेते हैं, तो ज़रा एक्स इक्वल टू 1 रखो, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालोगे, तो एफ ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कहीं से हमको मिलेगी क्या, देखो जरा जी ऑफ 1 की वैल्यू कहीं दी हुई है, या जी ऑफ 2 की वैल्यू है हमारे पास, है जी ऑफ 2 की वैल्यू, या जी ऑफ 3 की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं ना। तो हम जब जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 जी ऑफ 3 है नहीं, तो फिर हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब एफ ऑफ जी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एफ ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो हमने ऊपर लिखा था कि क्या होना चाहिए। अब फिर यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ समझ में आ जाएगा फिर कि रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। देखो रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ बताओ क्या है, ये है, रेंज ऑफ एफ हो और डोमेन ऑफ जी हो, तो क्या क्या निकलता है, रेंज ऑफ एफ हो और डोमेन ऑफ जी दोनों इक्वल हो, तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ जी मिलता है कि जी ऑफ एफ मिलता है। ये लिखा है ना जी ऑफ एफ, तब हमको मिलता है। अगर हमें एफ ऑफ जी चाहिए तो उसका उल्टा होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, इनका इनका होना चाहिए था, ये दोनों, ये जो 1 2 3 है और ये है, तो क्या ये दोनों सेम है क्या, सेम हो या सबसेट हो, सेम हो या सबसेट हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसेट इसीलिए लिख दिया गया कि सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ ऑफ जी वहाँ पर नहीं, वहाँ जी ऑफ एफ निकाला है। अब बात समझ में आई कि क्यों, क्या रीज़न है कि एफ ऑफ जी नहीं मिलेगा और जी ऑफ एफ क्यों मिल जाएगा। तो अब समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से कि एफ ऑफ जी जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर ये भी लिखना था, एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। अब जरा जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। देखो जी ऑफ एफ निकालना सीखते हैं। जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जरा निकालो। एक्स इक्वल टू वन पे निकालो, कितना आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ वन कितना आया? एफ ऑफ वन की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी दी हुई है एफ ऑफ वन की वैल्यू, तो जी ऑफ सेवन हो गया। और जी ऑफ सेवन की वैल्यू भी दी होगी, देखो जी ऑफ सेवन की वैल्यू भी दी होगी। नहीं, जी एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दी है? सेवन है कि फाइव दी हुई है एफ ऑफ वन की वैल्यू? तो एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे फाइव है। और जी ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है? जी ऑफ फाइव की वैल्यू जो है वो एट है। तो देखो मिलने लगा इजीली। अब यहाँ x इक्वल टू जरा टू रख के देख लेते हैं, तो ये एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ टू है सिक्स, और जी ऑफ सिक्स की वैल्यू क्या है? तो आंसर होगा नाइन। तीसरा भी निकालेंगे x इक्वल टू थ्री पर, तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ थ्री की वैल्यू तो फोर है। और जी ऑफ फोर की वैल्यू कितनी है? जी ऑफ फोर की वैल्यू है सेवन। तो जो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा, वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? फंक्शन इस तरीके से कुछ बनेगा कि नहीं, कि जब हमने वन रखा तो एट मिल गया, टू रखा तो नाइन मिल गया, और थ्री रखा तो सेवन मिल गया। तो जी ऑफ एफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमने निकाल दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं किया? बात समझ में आ गई होगी कि रेंज जो है, रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं है। रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा, तो जी ऑफ एफ मिलेगा। एफ ऑफ जी के लिए उल्टा होना चाहिए, जहाँ पर एफ है वहाँ जी, और जहाँ जी है वहाँ एफ हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? कि अभी भी डाउट है इसमें? तो अब बात समझ में आ गई होगी, हमेशा एफ ऑफ जी। अब जब उन्होंने कोई डोमेन रेंज दिया ही नहीं, हमने क्या किया था 11th में जो क्वेश्चंस किए थे, उनमें इतना कोई टेंशन था ही नहीं। क्यों नहीं था टेंशन? क्योंकि वो वहाँ पर ऐसे दे देता था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, न डोमेन से मतलब न रेंज से मतलब, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो कह देता था एफ ऑफ जी बता दो और जी ऑफ एफ बता दो, तो हम बड़े आराम से इसको निकाल देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ हम निकालेंगे तो ये जी ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या बन जाएगा? यह होल स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और दूसरा क्या बन जाएगा? ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक मिनट, ये जी तो बाहर रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो ये जी हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आया और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर आया, दोनों में डिफरेंस है। तो जब कभी ऐसा डायरेक्ट मिले, कोई हमको कुछ नहीं दिया है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हम बड़े प्यार से निकाल देंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि है कि नहीं। इसमें तो बहुत ईजी होता है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है सिग्नम एक्स, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अब इसमें कह रहा है कि देन एफ ऑफ जी एक्स बता दो, फॉग बता दो, और गॉफ बता दो। फाइंड आउट करो जरा, इसका निकालो वैल्यू क्या होगी। तो इनमें तो कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो फिर वो तो निकलेगा ही निकलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालो, देखो क्या आएगा, बताओ।
आ रही बात समझ में? कैसे निकलेगा? कोई प्रॉब्लम आ रही इसमें? अरे भाई ये जो जी एक्स दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो सिग्नम एफ एक्स दी हुई है। जी ऑफ एक्स क्या है? वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है कि नहीं? तो बस अब निकाल दो इन्हीं का, क्या आ जाएगा आंसर बताओ। हमें एफ ऑफ जी एक्स चाहिए तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ब्रैकेट में जी एक्स, तो एफ ऑफ ब्रैकेट में जी एक्स का मतलब है वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मतलब है सिग्नम ऑफ ब्रैकेट में वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बताओ सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें वन में कुछ ऐड हो रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सबको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से वन के मिड में होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसमें भी वन ऐड हो रहा है, तो वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो गया? वन से लेके टू के मिड में आ जाएगा। ये टू पे ओपन ही रहेगा सर। तो अगर सिग्नम वन से बड़े का सिग्नम क्या होता है? वन से बड़े का सिग्नम वन होता है। ये तो बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि वन से बड़े का सिग्नम क्या होता है? वन होता है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब दूसरे को निकाल लेते हैं। तो जी जो है वो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वन प्लस, इनकी पहले चलो एक एक लाइन दिखा देते हैं यहाँ पर। पहले हम जी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो जी को बाहर रहने देते हैं जी, और एफ ऑफ एक्स कितना है? सिग्नम ऑफ एक्स। और फिर जी ऑफ एक्स का मतलब होता है वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा? सिग्नम एक्स। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्नम का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सिग्नम में क्या फ्रैक्शनल हो सकता है? सिग्नम की वैल्यू या तो जीरो आती है, या तो वन आती है, या तो माइनस वन, तीन वैल्यू फिक्स है उसकी। तो उसमें क्या फ्रैक्शनल पार्ट होने के चांसेस हैं? तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ गई? तो आंसर हो गया जीरो प्लस वन यानी वन, आंसर आ गया, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम हो रही इसको समझने में? क्लियर है बात ये? तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। या तो उनमें हम चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करेंगे, और नहीं हुआ तो डायरेक्ट फिर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए, और वो बहुत इजी होने वाले हैं, चाहे वो एफ ऑफ जी निकालो या जी ऑफ एफ। बस अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि एफ ऑफ जी जो है वो डिफाइंड है कि नहीं है, जी ऑफ एफ डिफाइंड है कि नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो सीधे सीधे भी आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप देखें और नोट करें और सॉल्व करें अगर जल्दी हो सकता है तो। ए इक्वल टू है वन टू थ्री फोर, ये गिवन है जैसे अभी हमने पीछे किया है ना क्वेश्चन, कुछ उसी टाइप का ही। फंक्शन एफ जो है वो ऐसे दिया हुआ है वन कॉमा फोर, टू कॉमा वन, थ्री कॉमा थ्री और फोर कॉमा टू, ये दिया है। जी ऑफ जी फंक्शन जो है वो कुछ ऐसे दिया है वन कॉमा थ्री, टू कॉमा वन, थ्री कॉमा टू और फोर कॉमा फोर। अब ये इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी फर्स्ट, सेकंड में जी ऑफ एफ निकालना है, थर्ड में एफ ऑफ एफ निकालना है, और जी ऑफ जी निकालना है फोर्थ में। अच्छा, इसी में ऊपर वाले में अगर मैं कहता, ये जैसे ऊपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, अगर मैं इसी में कह देता कि एफ ऑफ एक्स बताओ, तो क्या नहीं निकाल सकते थे क्या? एफ ऑफ ब्रैकेट में क्या हो जाता है? एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर रखते हो, और फिर एफ ऑफ एक्स फिर है, तो एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाता है, यानी एक्स की पावर क्या आ जाता है? फोर। या अगर मैं कहता जी ऑफ एक्स बताओ, तो ये क्या बन जाता है? जी ऑफ जी एक्स। तो जी ऑफ और जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, और फिर जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? तो साइन ऑफ साइन एक्स हो जाता है। बात समझ में आ रही? साइन ऑफ साइन एक्स हो जाता है। ठीक, तो ज़रा इनको निकालो आप, एक दो करो, देखो हो पाएंगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या फंक्शन निकल सकता है। रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए, तो फिर
एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। आप चाहो तो इनको अलग से लिख भी लो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, दिखने लगेंगी चीज़ें। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, बताओ, देख के बताओ डोमेन ऑफ एफ क्या है। तो आंसर होगा 1 2 3 4। और यही जो डोमेन ऑफ एफ है, क्या ये रेंज ऑफ, क्या बोल सकते हो, रेंज ऑफ क्या बोल सकते हो इसको। ये चलो डोमेन ऑफ एफ निकाल दिया, अब डोमेन ऑफ जी बता दो क्या है, डोमेन ऑफ जी तो भी यही है 1 2 3 4। ठीक है। रेंज ऑफ एफ कितना है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कितना है 4 1 3 2। और रेंज ऑफ एफ हो गया। और दूसरा रेंज ऑफ जी कितना है 3 1 2 4। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सब इक्वल है, 1 2 3 4 ही तो बार बार घुमा घुमा के दे रहा है वो। तो इसका मतलब इसमें तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों ही निकाल सकते हो ना, कि नहीं निकाल सकते हो। इसमें तो जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, ये तो सब निकल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब इक्वल में है। तो जैसे अब हम निकालें एफ ऑफ जी, निकालते हैं पहले एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए एफ ब्रैकेट में जी एक्स चाहिए, और एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करते जाए पहले वाले में, एक्स की जगह पे 1 पुट किया। जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, देख लो, जी ऑफ 1 ये लिखा हुआ है, जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3। देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, समझ में आ जाएगा, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हमने यहाँ 3 रख दिया। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3 ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ 3 पे कितना दे रहा है, तो आ जाएगा कि नहीं आंसर एफ ऑफ जी का डायरेक्ट ऐसे ही, एक्स इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सभी का आंसर निकल सकता है। इसमें तो एफ ऑफ जी 2 भी निकल आएगा, जी 2 की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये बन गया एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 4, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 हो गया। तो ये फंक्शन 1 पे 3 दे रहा है और 2 पे क्या दे रहा है 4, ऐसे 3 पे निकाल दो एफ ऑफ जी ऑफ 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ 3 कितना है, 3 पे क्या दे रहा है 2, तो ये एफ ऑफ 2 हो गया। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ 2 1, तो ये 1 दे रहा है यहाँ पर देखो। 4 पे ऐसे निकालोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 हो जाएगा, जी ऑफ 4 की वैल्यू रख दो, 4 पे क्या दे रहा है, जी ऑफ 4 4 दे रहा है। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, ये लिखा है एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2 है। तो अब क्या हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एफ ऑफ जी एक्स का, कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 1 और 4 कॉमा 2, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं फाइंड आउट कर सकते, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का भी आंसर लिख लो 1 4, जी ऑफ एफ का आंसर मैं लिख देता हूँ, आप चेक कर लेंगे इसको तो आइडिया हो जाएगा, 3 2 और 4 1, ऐसा कुछ आएगा जी ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ भी निकल आएगा 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 1। और ऐसे ही जी ऑफ जी भी निकाल देना, जी ऑफ जी निकल आएगा कि नहीं। तो ये बहुत इजी सी से क्वेश्चन है इस टाइप के, इनमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये सब बहुत इजी है सारे के सारे। एक बार जेई में इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। वो इस टाइप का नहीं था, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बाद में रिपीट भी हो सकता है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर बी अ गिवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, ये गिवन है। कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 का मल्टीप्लाई है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर
g such that r tending to r given है एंड g ऑफ 5/4 की वैल्यू जो है वो 1 है। देन हमको जो बताना है वो बताना है कि जो g ऑफ f ऑफ x है, g ऑफ 5/4 तो इन्होंने 1 दिया हुआ है, g ऑफ 5/4 की वैल्यू जो है वो 1 है। देन हमको g ऑफ f ऑफ x बताना है क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या कह रहा है। पहले f ऑफ x हमको गिवन है और g ऑफ 5/4 की वैल्यू भी गिवन है कि 1 है, लेकिन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो f ऑफ x है ना, पहले इसी को सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि भाई हमको g ऑफ f ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, g ऑफ f x चाहिए। तो कुल मिला के हमें एफ एक्स ये तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ना, और ये जो है इतना बड़ा सा है, इसी को पहले थोड़ा सॉल्व करके छोटा करने की कोशिश करते हैं कि क्या बन जाएगा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3, और ये बन गया प्लस के साथ कॉस एक्स और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई/3। इसी को पहले आप सॉल्व करें। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन एक्स साइन पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन एक मिनट, साइन ए प्लस बी लगा रहे हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा ना, तो साइन एक्स कॉस 30, ये कितना है, पाई/3 का मतलब 60 है, तो साइन एक्स कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, प्लस कॉस एक्स साइन 60 कितना होता है √3/2, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स कॉस 60 1/2 माइनस साइन एक्स और साइन 60 √3/2। अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, अब तो इजी हो गया ये। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर 1/2 बाहर आके 1/4 हो गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू √3 और इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर बस होल स्क्वायर और ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2√3 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। बस अब ब्रैकेट ओपन कर दो, या 1/4 जो है वो एलसीएम ले लो सभी में से, इसके अपॉन में 1 है तो 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या आएगा प्लस, यहाँ पर 1/2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2√3 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स का काम तमाम हो गया। क्या बच गया यहाँ पे 1/4, 4 साइन और 4 साइन स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स, और 3 और 2 मिला के भी 5 ही होने वाला है, तो ये 5 कॉस स्क्वायर एक्स, 5 भी कॉमन आ गया तो 5/4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई 5/4। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, और x की जगह पे जरा 5/4 पुट कर देते हैं, तो f ऑफ 5/4, तो f ऑफ
एक मिनट, एफ ऑफ एक्स है पहले, तो एक मिनट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, बाद में 5/4 देखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो लिखी है ना 5/4, तो ये हो गया जी ऑफ 5/4, और जी ऑफ 5/4 की वैल्यू भी क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, कितनी है 1। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया जी ऑफ 5/4 और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर हमारा आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गया 1, ये आंसर हो गया। अब इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है ज़रा आप बताएं। ओके, तो अब कंपोजिट फंक्शन का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगले टर्न पे भी इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे हम लोग, कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अभी एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये आप ज़रूर ट्राई करें, और नहीं आते हैं तो फिर पूछें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, फाइंड करना है हमको एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड इट्स डोमेन ऑल्सो। जब एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसका डोमेन भी बताना है, पहले 3 बार एफ ऑफ एक्स बताना है, और फिर जब एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो फिर उसका डोमेन भी हमको बताना है कि डोमेन की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो रही बात कैसे करना है हमको ये। कई बार ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, एन टाइम तक कर देते हैं, जैसे एक बार जेई में भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें एन टाइम तक दे दिया गया, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और हमको एफ ऑफ और ऐसे करके ये एन टाइम तक है। तो आप 1 2 3 निकालेंगे, उसके बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन में एक्स की पावर एन, बी ऑप्शन में एक्स की पावर 2n, सी ऑप्शन में एक्स की पावर 2 to the power n है, और डी में इनमें से कोई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो डाउट्स होगा अगले टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे।